7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज के इस कार्यक्रम में आपका सभी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं भाऊ तोरसेकर जी और हमारे ओंकार चौधरी जी। तो दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये भी ध्यान रखें कि हमारे राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग एनुअल समिट 7, 8, 9 नवंबर का इसका जो क्राउड फंडिंग है वो 94% पूरा हो चुका है और रजिस्ट्रेशन अब केवल 100 बचे हैं। साथ में ही स्पॉन्सर्स के लिए भी अवसर है। यदि टाइटल स्पॉन्सर, को स्पॉन्सरशिप इत्यादि करना चाहते हैं तो नीचे डिटेल्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में। तो स्वागत करते हैं भाऊ का और ओंकार जी का। अब बहुत धन्यवाद। आजकल जेन जी का बड़ा जोर चल रहा है भाऊ। तो ये जेन जी जो है ये भारत को कहाँ ले जाएगी? अब जेन जी वाले कह रहे हैं कि हमको मोदी को तो हटाना ही है, मोदी चुनाव से तो हट नहीं सकता, तो अब जेन जी से हटाएंगे। और जेन जी वाला सोनम वांगचुक जो है वो अरेस्ट भी हो गया बेचारा, NSA भी लग गया। और दूसरा जेन जी चला रहा था हमारा तौकीर रजा बरेली वाला, वो उसको योगी जी ने अरेस्ट करके डाल दिया और कह रहे हैं कि साहब इस मौलाना को सबक सिखाऊंगा। तो ये तो साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है जेन जी के ऊपर। अत्याचार मैं नहीं मानता। इसका कारण है कि उनको आंदोलन करने का अधिकार संविधान ने दिया है, तो ऐसे आंदोलन जीवी को उठाकर जेल में डालने का अधिकार संविधान ने प्रधानमंत्री और सरकार को दिया है। तो संविधान ढंग से चल रहा है। आप अगर संविधान के आधार पर बोल रहे हो तो संविधान दोनों तरफ से ठीक से चल रहा है ना, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, उनकी तकरार है कि संविधान जो हमारे लिए है वो चलना चाहिए, प्रधानमंत्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कोर्ट के लिए, चुनाव आयोग के लिए जो संविधान है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो उनका प्रॉब्लम है, मोदी का प्रॉब्लम नहीं ना। मोदी ने कब बोला कि आंदोलन मत करो? आप मुझे एक जगह दिखाओ कि कब बोला है कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं होनी चाहिए? बोला है? बिल्कुल नहीं। आपको अधिकार है, आपने वीडियो डाल दिया। अगर वो वीडियो कानून को और संविधान को गलत रखता है तो उनको अंदर डालना, ये अधिकार प्रधानमंत्री को या प्रशासन को संविधान ने दिया है। तो एक बात होती है कि संविधान का मतलब आपके लिए वो सच है और दूसरे के लिए है वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। सबके लिए एक संविधान है और हर एक को अपना अपना अधिकार निभाना है। अब एक बात होती है कि अधिकार अगर आप इस्तेमाल करोगे तो अधिकार के कंधे पर बैठकर जिम्मेदारी भी आती है, ये समझ लो। ये क्या होता है कि जिम्मेदारी नहीं चाहिए। प्रजातंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, अफवाह फैलाना मेरा काम है। और जो बोलूंगा वो अफवाह हो या सच हो, वो बोलने का अधिकार मुझे मिला है। लेकिन अफवाह अगर फैलाओगे तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार प्रशासन को है। इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, फिर संविधान गड़बड़ हो जाता है। तो एक बात वो भी समझना जरूरी है सबको। अगर उनको गिरफ्तार किया गया है तो वो संविधान के अंतर्गत प्रशासन को और सरकार को और मोदी सरकार को मिला हुआ अधिकार है।
अगर आप संविधान इस्तेमाल करोगे तो प्रधानमंत्री और सरकार भी संविधान का इस्तेमाल करेगी। इससे तो छुटकारा नहीं है, ये इससे छुटकारा नहीं है। ये पैकेज डील है संविधान, ये पैकेज डील है। इसमें से ये चाहिए वो नहीं चाहिए ऐसा नहीं होगा। संविधान जैसा है पूरा का पूरा इस्तेमाल होगा। आपको कोर्ट में जाने का अधिकार है, किसने रोका है? उमर खलीद हो या वांगचुक हो या और कोई तौकीर कोई होगा, उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है, किसने रोका है? जाओ कोर्ट। तो संविधान का लाल बुक दिखाते घूमते हैं ना, मेरा जूता है जापानी, मेरा किताब है रूसी, सर पे लाल टोपी वगैरह जैसे घूमते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि संविधान है हिंदुस्तानी, और संविधान जो है वो पूरी तरीके से हर एक को, जिसको इन पर कार्रवाई करनी है उसको संविधान प्रधानमंत्री बना देता है। तो इसलिए गड़बड़ कहीं नहीं है, सब ठीक चल रहा है। और जैन जी जो है, जैन जी का मतलब चिंपांजी नहीं होता। जैन जी और चिंपांजी में फर्क होता है। ये खुद को जैन जी बोल रहे हैं और कूदी मार रहे इधर उधर, इस पेड़ से लटक रहे उधर जा रहे, उसको चिंपांजी बोलते, उसको जैन जी नहीं बोलते। जैन जी जब कुछ करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी उठाता है, गिरफ्तारी के लिए रोता नहीं है। तो हमारी जैन जी बहुत सयानी है, उनको मालूम है कहाँ जाना है। और ये जो आग सुलगाने की कोशिश कर रहे, ये भूल गए कि जैन जी का मतलब वो होता है कि उसका टारगेट 10 जनपद होता है, उसका टारगेट मातोश्री होता है, उसका टारगेट बारामती होता है। ये मत भूलो, प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं होता, नेपो किड्स के बारे में है वो। और नेपो किड्स ही बोला रहे तो इनको शेख चिल्ली बोलना चाहिए, और क्या बोलेंगे? तो जैन जी हमारे, उनको मालूम है कब क्या करना है। जब जरूरत थी तो मोदी को लाना था, उसके पहले तैयारी करने के लिए केजरीवाल अन्ना हजारे को लाया, उन्होंने ग्राउंड बना दिया और उसमें रोलर खींच रहे थे योगेंद्र यादव, उनको पता नहीं था कि वो मोदी के लिए पिच बना रहे। अब मोदी बात साफ है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं ना कुछ लोग, ये आपके पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और क्यू ट्यूबर्स हमारे, वो ये कह रहे हैं कि साहब के मनोज जारांगे पाटिल को तो नहीं उठाया, हमारे बेचारे सोनम वांगचुक को और मौलाना को उठा लिया। नहीं नहीं, वो रोने वाले तो रोते हैं। देखो, किसी भी बात पर रोना यही अगर जिंदगी का मकसद है, इसीलिए तो मोदी जी ने उनको नाम दिया है ना, वो आंदोलन जीवी है। उनकी मांगे पूरी करो तो ये नई मांगे लेकर आएंगे। अब राफेल का घोटाला, चौकीदार चोर, गलवान के कोई 20,000-20,000 किलोमीटर जमीन, हर बार ये बोलते रहे, क्या गड़बड़ कहाँ है, बोलते रहे, कोई बात नहीं। तो यूट्यूबर जो है उनके वीडियो उतार देना, ये सरकार का अधिकार है। सरकार ने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और सिर्फ हमें ही अधिकार संविधान देता है, बिल्कुल नहीं। संविधान अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी देता है। अगर जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगे तो अधिकार पर भी झाड़ू चलेगा, और वो झाड़ू चलाने का अधिकार प्रशासन को और सरकार को दिया है, सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है। तकरार करने वाले, इनको यही जिम्मेदारी दी है, अधिकार इस्तेमाल करो, बाद में रोते रहो, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। जी, ओंकार जी, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, वो तो तभी से इनको संकेत देते आ रहे हैं कि भैया सुधर जाओ, बाधक मत बनो, मुख्य धारा में आकर के सहयोग करो,
और जिनकी समझ में नहीं आ रहा है तो उनके लिए कुछ प्रसाद का वितरण तो करना पड़ेगा। जैसे उन्होंने शुरू में ही कहा था कि भाई भ्रष्टाचार पर हमारी जीरो टॉलरेंस है, नक्सलवाद पर, आतंकवाद पर हमारी जीरो टॉलरेंस है। उन्होंने बहुत सारे आर्थिक सुधार किए हैं, बहुत सारे दूसरे सुधार किए हैं और अभी भी जारी हैं। अभी भी जो उन्होंने जीएसटी में किया है उसको उन्होंने नाम ही दिया है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म। तो वो लगातार सुधार कर रहे हैं। उन्होंने आगे के लिए भी कहा है कि ये अंतिम नहीं है, जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था और बेहतर करेगी हम ये टैक्स का बोझ जनता पर और नीचे लाएंगे। अब संकट तो सबसे बड़ा यही हो गया है ना संजय जी, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो कुछ हुआ है, जो बदलाव हुए हैं, जो आम लोगों के जीवन में बदलाव परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जरा बंद ठेव से वो चूंकि इससे पहले कर नहीं पाए, केवल ये कहते रहे और अभी भी कह ही रहे हैं। अभी भी जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां कुछ इन्होंने करके दिखाया हो, लोगों के जीवन में आमूलचूल बदलाव किए हों, ऐसा है नहीं। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी ने एक्चुअल में जो दलाली थी, जो वो राजीव गांधी कहते थे कि भाई 85% पैसे तो दलालों की जेब में चले जाते हैं, 15% ही वो बचाया है उन्होंने। जो हथियारों के सौदागर यहाँ दलालों के जरिए सौदेबाजी करते थे वो खत्म किया है। तो इन लोगों को ये चीजें पच नहीं पा रही हैं, क्योंकि इनका धंधा, इनकी दुकानदारी सब बंद हो रही है। तो इनको हर हालत में ये सरकार चलती करनी है, तो इसके लिए जो देश के भीतर हैं या देश के बाहर हैं उन सब का सहयोग लेना है और कुछ कुछ ऐसे जाल बिछाते रहना है, कुछ कुछ ऐसे जो अभी भाऊ ने बताया कि अभी इनको चीन के द्वारा हमारी जमीन हड़पे जाने की सूचनाएं अचानक मिल जाती हैं, कभी राफेल में इनको चौकीदार चोर नजर आने लगता है, कभी हिंडनबर्ग, कभी कुछ। तो ये नया मामला है नहीं इनका। और अभी आपने जरांगे के बारे में पूछा था कि जरांगे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इनके खिलाफ क्यों हो गई। मेरा मानना ये है कि संविधान प्रदत्त अधिकार तो सबको है, लेकिन जब उसकी उल्लंघना होती है, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसको अवेल करें, कोई रोक नहीं रहा आपको, लेकिन आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम लेकर के किसी को गाली गलौज तो कर नहीं सकते, एक लिमिट क्रॉस तो आप कर नहीं सकते। अगले ही उपबंध में उसकी भी व्यवस्था है संविधान में। जब आप कानून व्यवस्था हाथ में ले, जब आप समाज में अराजकता पैदा करने की कोशिश करें, लोगों को सड़कों पर उतार दें, आगजनी करवा दें, और आगजनी केवल ये नहीं, वो भी टारगेटेड, भारतीय जनता पार्टी के ही ऑफिस में आगजनी करवानी है या हिल काउंसिल के या सीआरपीएफ के व्हीकल जलाने हैं, तो फिर कोई भी व्यवस्था, और व्यवस्था भी कौन सी, जो बहुत सारे मुद्दों को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बहुत हद तक आंदोलनों की भी परमिशन है, 13 महीने तक आंदोलन चले हैं, किसी ने नहीं रोका। शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर भी हमने देखा है, वो तो 13 महीने भी क्रॉस कर गया था, तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन ये कहा कि यहीं बैठे रहो या वापस अपने जिला मुख्यालय पर जाओ, वहां करो, दिल्ली की तरफ मत जाओ, क्योंकि दिल्ली पहले जो आप लोगों का के साथ हमारा अनुभव है वो ठीक नहीं है। तो वहां पर कुछ टकराव भी हुए। तो अलग अलग जगहों पर ये चीजें चल रही हैं। आज योगी आदित्यनाथ का बयान भी हमने देखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि शायद ये भूल गए थे, मौलाना भूल गए थे कि यहाँ शासन किसका है। तो ये भूल जाए अगर कोई, तो फिर उसको याद भी दिलाना पड़ता है। तो मौलाना को पहले तो नजरबंद किया था, उसके बाद सूचना आई कि हिरासत में लिया गया है,
अब सूचना आई है कि गिरफ्तारी हो गई है। अब सूचना आ रही है कि एनएसए इन पर भी लगाए जाने की तैयारी हो रही है। अरे राम 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 राम, एनएसए लग गया तो फिर लंबे जाएंगे। तो ये एक्चुअल में संदेश और संकेत है बाकी लोगों के लिए, जो ये जैन जी का नाम लेकर के देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये उनके लिए संदेश है कि फिर अगला नंबर आपका भी है। तो भाऊ ये बताइए, ये क्या ट्रंप के माध्यम से मोदी को हटाने के लिए प्रयास किया जा रहा है? मैं तो उल्टा सोच रहा हूँ, मोदी के माध्यम से ट्रंप को हटाने के शायद कुछ चल रहा है, तो मेरा मानना है। मैं हंसो मत, आज हंसोगे। अगर 1.5 साल पहले का मेरे कुछ वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ट्रूडो के बारे में यही कहा था। अच्छा, तो हंसने की बात नहीं है। देखो, जो आहट आती है ना, उसका सही संदेश हमको लेना जरूरी होता है। आपको याद होगा G7 के G20 के बाद जिस ढंग से कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो बर्ताव कर रहे थे, आचरण कर रहे थे, मोदी ने उसके बारे में एक भी शब्द अपशब्द नहीं कहा था। वो अपने तरीके से लगे हुए थे और जो कुछ ट्रूडो कर रहे थे, एक दिन ट्रूडो गायब हो गए और बाद में प्रधानमंत्री बदला। और जब मोदी कनाडा गए थे, उधर से 45 मिनट उन्होंने, ट्रंप का फोन आया तो ट्रंप से बात किए। तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं कि जो कुछ ट्रंप को करना है ट्रंप करेंगे। मैं एक बात मानता हूं, मुझे इमरान खान का जब खिलाड़ी थे तब का एक स्टेटमेंट याद है। वो बोलते थे कि अगर मेरे बॉल से कोई बैट्समैन जख्मी हो जाता है, घायल हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी है। मेरे हाथ में बॉल है, उसके हाथ में मेरे हाथ में बैट है, बॉल है, उसके हाथ में बैट है। उसको अपनी बैट से स्टंप बचाना है, विकेट बचाना है या रन्स करने हैं। तो बॉल कैसे डालूंगा ये मेरा हिस्सा है, उस पर चर्चा होगी नहीं, ये इमरान खान बोला था। तो बिल्कुल यही बात यहां भी है। ट्रंप को जो करना है करे, मोदी अपने तरीके से बॉलिंग करेंगे, अपने तरीके से बैटिंग आएगी तो बैटिंग करेंगे। तो वो हटाने की कोशिश कर रहे, इसलिए रोना नहीं है हमें। मैं नहीं रोता अजीबत, बिल्कुल नहीं। कि जो कुछ उनको करना है वो करें। हम सामने वाले टीम को डिक्टेट नहीं कर सकते कि भाई नहीं ये तो नया हमारा बैट्समैन है, इसके लिए आप स्पिनर्स लाओ, एकदम फास्ट बॉलर या मीडियम पेसर मत लाओ, ऐसा नहीं बोल सकते। सामने वाली टीम उनका बॉलर तय करेगी, हमारा बैट्समैन अपने तरीके से बैटिंग करेगा। तो मुझे अगर मेरे बैट्समैन पर पूरा भरोसा है और देश को भरोसा है तो मैं रोते नहीं बैठूंगा कि हमारे बैट्समैन को आउट करने का कोई प्लानिंग चल रहा है। चलने दो, वो तो रहेगा। सामने वाले टीम का ये गेम रहता है, आपके बैट्समैन को हराना, यही तो उनका गेम होता है, तो वो करेंगे। हाँ, लेकिन उसमें सक्सेसफुल कितने हो जाएंगे ये अगर देखना है तो आज की पाकिस्तानी मीडिया में क्रिकेट की जो बातें चल रही है, देखो 6 महीने पहले जो किसी को गालियां दे रहे थे, आज भारतीय टीम की इतनी सराहना पाकिस्तान में हो रही है, वैसी ही अमेरिका में हो जाएगी। बाकी यहाँ के रोने वाले रोते रहे, कोई बात नहीं। यहाँ कोई रोने वालों के लिए हमको रोने की जरूरत नहीं है। ये कुछ भी करो, ये रोते ही रहेंगे। जो भिखारी होता है मन से, उसको कितना भी दे दो आप, वो दुखी रहेगा, क्योंकि उसको कुछ चाहिए नहीं होता। वो सिर्फ भीख मांगने में एक आनंद लेता है, तो वो तो भीख मांगते रहेगा। तो उसको भिखारी रखना ही अच्छा होता है। उसके सुख की आप चिंता मत करो। और जो बाहर से कोई षड्यंत्र वगैरह कर रहे, उनका डर देखो। 140 करोड़ जनता है, मोदी उसका एक मुखौटा है। मोदी दिखाई देते हैं क्योंकि मोदी अकेला नहीं है। मोदी के पीछे 140 करोड़ लोगों की
ताकत खड़ी है, और वो ताकत आज अगर एम्बिशियस है तो हर क्षेत्र में, हर लाइन में हम आगे ही निकल जाएंगे। और जो रोकने की कोशिश करेगा, और आपको बार बार मैं याद दिला दूं कि 2024 का चुनाव मैंने चुनाव माना ही नहीं है, मैंने उसको अश्वमेध बोला है। उस घोड़े को जहां जहां रोका जाएगा, जो जो रोकेगा उसके साथ लड़ाई होगी। ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे 20-22 महीने पहले मैंने लिखा हुआ है। तो चुनाव में कितनी सीटें आती है उससे मतलब नहीं था। मोदी की राजनीति, मोदी की स्ट्रेटेजी, मोदी की पॉलिसी क्या होगी, उस पर मैंने बात की। तो ये तो यहाँ के लोग उस समय भी, हमारे यहाँ जो विश्लेषण चलता था, एनालिसिस, उसमें चुनाव जीतेंगे हारेंगे सीटों पर बात कर रहे थे। दुनिया भर के हमले हम पर होने वाले, उस पर तो कोई बात नहीं करता था 2023 के आखिर में या 2024 के आरंभ में। तो मैंने जो साफ साफ बोला है कि अश्वमेध होगा, और अब देखेंगे तो आज भी देश में जो कुछ चल रहा है उसमें मोदी जी कम है। मोदी जी 80% इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है और 20% इंटरनल पॉलिटिक्स में है। इंटरनल मामला जो है वो राजनाथ सिंह संभाल रहे, जयशंकर या आपके अमित शाह संभाल रहे। तो जो षड्यंत्र करने वाले वो षड्यंत्र करते रहते, उससे कुछ निकले ना निकले, एक षड्यंत्र खत्म हो जाता है, दूसरा शुरू हो जाता है। देखो, बाल हम उखाड़ नहीं सकते, हम बालों को कटा कर नियंत्रित रख सकते हैं। हमारे नाखून है जो अगर हम समय पर काटे नहीं तो हमको ही घायल कर देते, तो उनको नियंत्रण में रखने का काम 10 साल में सेट हो गया है। मोदी अब दुनिया को दिखा रहे हैं, और जिस ढंग से कल परसों की बात है कि आंखें उठाकर अगर वो इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ओम नमो शिवाय बोलता है, ओम शांति ओम बोलता है, नमो बुद्धाय बोलता है, तो उसका मतलब क्या होता है? वो अकेला नहीं है। और जयशंकर वहां बैठे, उनको मिलने कुछ 40-50 देशों के रिप्रेजेंटेशन उनको मिले, उसका मतलब क्या होता है? ट्रंप नहीं टूटेगा, शायद यूनो भी टूटेगा, यूनो भी टूटेगा। और ये मोदी का तरीका होता है, वो हमें समझना चाहिए। घर में कोई चूहा इधर उधर दौड़ रहा है, इसकी बातें कहाँ कर रहे हो वांगचुक या राहुल गांधी? ये घर में दौड़ने वाले चूहे कॉकरोच है, उनकी बात क्या कर रहे हो? वो तो जाएंगे, एक बिल्ली लाके खड़ी कर दी, उनका बंदोबस्त हो जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है, तो घर में कहीं बिल निकल आया या चूहा दौड़ रहा है, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है अभी। भारत को वीटो नहीं मिला तो यूरिया टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। और ये अभी यूएन का सेक्रेटरी जो है, उसने भी बोला है कि नई परिस्थितियां समझनी पड़ेगी। अगर भारत सुपर पावर बनकर उभर रहा है तो उसको देखना पड़ेगा, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा। ये शब्दों का इस्तेमाल अगर तो कर रहे हैं। और अभी मोदी यूएन नहीं गए, जयशंकर आंखें उठाकर दिखा रहा है, मोदी तो गए ही नहीं है। अगर जयशंकर जाने से इतनी भगदड़ मचती है तो मोदी जाएंगे तब क्या होगा? और मोदी कब जाते हैं? मोदी कनाडा कब गए? ट्रूडो से झगड़ा करने गए थे? बिल्कुल नहीं। मोदी कनाडा गए, उसके कुछ घंटे पहले ट्रंप को उधर से निकलना पड़ा था। तो ये सब आहट होती है, वो समझना जरूरी होता है। वो अपने तरीके से नहीं ढूंढना पड़ेगा, नए तरीके ढूंढने पड़ते, नए आयाम ढूंढने पड़ते। और भाऊ, मोदी का एक तरीका आप समझ लो, पहले बाद में सवाल पूछो। मोदी का एक तरीका समझ लो। मोदी ये नहीं करते, कहते कि यार तुम्हारे टेबल पर कोई कुर्सी नहीं रखे, मेरे लिए कहाँ कुर्सी है, या नई कुर्सी लाओ ना। ना, मोदी का तरीका अलग होता है। अगर तुमने इस ढंग से टेबल लगाया
और कुर्सियां लगाइए कि जहां मेरे लिए जगह नहीं, कोई बात नहीं, मैं नया टेबल लगा देता हूं। हाँ, कुर्सियां बहुत लगाऊंगा, आने वाले यहां आकर बैठ जाए। समझे आप? यूनो टूटने का मतलब आप समझ रहे हो? ब्रिक्स में लाइन लगी है, हमको भी ब्रिक्स का मेंबर करो, ये दूसरा टेबल लगा हुआ है और मोदी उस टेबल पर गए ही नहीं है, जयशंकर को भेजा है। जी, आप कुछ कह रहे थे? ओमकार जी कुछ बोल ओमकार रहे जी कह रहे थे। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि हमारे यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तो डेड इकोनॉमी बता रहे हैं इसको। आप कह रहे हैं कि भारत सुपर पावर बन रहा है। अब नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको तो नहीं नहीं, उनको अभी डेड इकोनॉमी और ब्रेन डेड में फर्क नहीं समझ में अभी तो वो साउथ अमेरिका के दौरे पे जा रहे हैं। हाँ, अलग अलग जगह जाएंगे, चांद पर भी जाएंगे, मंगल पर भी जाएंगे। उनकी बात अलग है, वो उनकी दुनिया अलग है, उनका ब्रह्मांड अलग है, उनका ब्रह्मांड अलग है। जो विपक्ष का नेता बोलता है कि प्रजातंत्र बचाना मेरा काम नहीं है, उस पर हम क्या बात करेंगे? और मेरी बात नहीं है, प्रशांत किशोर भी किसी एक इंटरव्यू मैंने सुना था, तो उनको पूछा गया सवाल कि राहुल गांधी के बारे में आपका क्या विचार है। वो बोले वो तो महाज्ञानी है, मैं उनकर क्या बात करूं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि राहुल गांधी पर बात करूं। तो मैं भी मानता हूं कि आप हो या मैं हूं या ओमकार जी है, हमारी भी प्रशांत किशोर से बड़ी औकात नहीं है। उन्होंने उनकी जो राहुल गांधी की महानता बताई, मैंने वो मान ली है। तो साउथ अफ्रीका जाएंगे, साउथ पोल भी जाएंगे वो। साउथ अमेरिका जा रहे हैं, कोलंबिया जा रहे हैं, ससुराल। हाँ, नहीं वो थोड़ा आगे जाएंगे तो अंटार्कटिका पहुंच जाएंगे ना। ओंकार जी, आप क्या कहते हैं साहब? ये जो चारों तरफ इन्होंने हमारे CIA के जो क्या बोले उसको, सहयोगी बोले या उनके ऑपरेटर्स बोले या एजेंसी बोले, उन्होंने जगह जगह आग लगाने का प्रयास जो किया है वो सफल होता दिख नहीं रहा है। कहीं लगती है तो वो तुरंत बुझ जाती है या फिर वो फुस हो जाती है। देखिए, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो जो स्टेप लिए गए हैं, बहुतों की दुकानें बंद हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे देश जो भारत को अपनी संभावनाओं का सबसे बड़ा बाजार मानते थे, उनके भी दरवाजे बंद हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी पूरी तरह नहीं हुए हैं क्योंकि समय लगेगा। मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया या दूसरे तमाम जितने पूंजी निवेशक आ रहे हैं, अपनी कंपनियां, अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, यहाँ पर उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा। 2 डिफेंस कॉरिडोर ऑलरेडी बन चुके हैं उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में। 200 से ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड अब हथियार जो है वो घर में पैदा हो रहे, भारत में पैदा हो रहे। एक एक सामान पहले बाहर से खरीदना पड़ता था, अब जिनसे आप खरीदना बंद करेंगे वो हाथ पर हाथ रख करके थोड़ा बैठेंगे। आप जिनकी पेट पर लात मारेंगे वो कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र रचेंगे ना, कुछ जमूरे तो ढूंढेंगे ना यहाँ पे जो तमाशा कर सकें, जो कहीं कहीं आग लगा सकें या समाज को विद्वेलित कर सकें, कुछ तो करेंगे वो लोग। इसी तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में। अच्छा, चीन जो है उसका लगभग एक छत्र राज था। भारत में भी आप देखिए उसका कितना निर्यात था, अब धीरे धीरे उसमें भी कमी आ रही है। अमेरिका, जब चीन ने उनके खाद्यान्न खरीदने से इनकार कर दिया रणनीतिक तौर पर या दूसरे कारणों से, जापान की तो वहां मरोड़ करके उन्होंने चावल भेड़ दिया उसको। हालांकि वो भी चावल उत्पादक देश है, उसको जरूरत नहीं थी, लेकिन भेड़ दिया धमका करके। लेकिन ना चीन इनकी धमकी में आया, ना भारत इनकी धमकी में आया। तो ये सारे एक तरीके से, वो कहते हैं ना हमारे गांव की भाषा में, कि किल से बैठे हैं सारे के सारे।
नाराज हैं कि ये कैसा प्राइम मिनिस्टर आ गया है, और इसने ऐसे ही मुख्यमंत्री भी चुन लिए। हालांकि जो विदेश विभाग है उसका राज्यों से सीधे कोई लेना देना नहीं है, या अलग देशों का जो राज्य हैं सीधे उनसे कोई आदान प्रदान नहीं होता है, वो राष्ट्र के थ्रू होता है। वाणिज्य मंत्रालय है, उसके जरिए ही सब सामान, सब उत्पादन भेजे जाते हैं या मंगाए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाता है कि लीडरशिप कैसी काम कर रही है और उसका संकल्प एक्चुअल में क्या है। और केवल संकल्प की बात नहीं है, वो तो सिद्धि पहुंचने की बात करते हैं, बल्कि करके दिखाते हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे सेक्टर में जो ये आत्मनिर्भरता का एक यज्ञ चल रहा है, इससे बहुत सारी ताकतें विचलित हो चुकी हैं। तो वो कुछ तो करेंगी, वही सब कर रही हैं। संजय जी। बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है, वो यदि बिहार इलेक्शन है तो ये बिहार इलेक्शन को किस तरह से प्रभावित करने का कोई प्रयास है? क्यों, क्या स्ट्रेटजी है भाऊ? किसकी? राहुल गांधी की। हाँ, राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी तो दिल्ली वाली है ना। उनको तो उन्होंने एक पता चला, उन्होंने पटना में CWC की मीटिंग की है 85 साल के बाद। नहीं, वो अंटार्कटिका में भी कर सकते हैं ना, वो तो छोड़ो। CWC की मीटिंग कहा कि उससे कोई मतलब नहीं निकलता। आप देखो, एक बात होती है, आप इफ्तार बहुत करोगे, एडवर्टाइज बहुत करोगे, लेकिन अगर दुकान में माल है नहीं, गोडाउन में माल है नहीं, तो इश्तिहार देने से क्या निकलने वाला? तो वहां CWC करने से क्या फायदा है? केडर कहाँ है? आपका माल घर घर जाकर बेचे, हर गांव के बाजार में जाकर बेचे, हर दुकान में पहुंचाने वाला कोई सप्लायर या सेल्समैन नहीं होगा, तो पूरे दुनिया भर के पेपर में या चैनल में एडवर्टाइज करो, उससे क्या मतलब है? आपका संदेश लेकर जाने वाला बिहार में एक एक कोई नेता मुझे दिखावा। जगन्नाथ मिश्रा अभी जिंदा नहीं है शायद, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा मेरा ख्याल में बिहार के पैन बिहार, पूरे बिहार में माने गए एक कांग्रेस के नेता थे। उनके बाद दूसरा बिहार का कोई नेता मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तो वहां जो कुछ आप कर रहे हो उससे कुछ निकलने वाला नहीं। तो स्ट्रैटेजी ये है कि जब तक आरजेडी टूटती नहीं, तब तक उनके पास गया हुआ कांग्रेस का वोट बैंक वापस नहीं लौटेगा। दिल्ली में क्या है? दिल्ली में इनको मालूम था कि बीजेपी को हराने से ज्यादा आम आदमी पार्टी को हराना जरूरी है। अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो आहिस्ते आहिस्ते उनका केडर कम हो जाएगा, उनका वोटर वहां से निकलकर थोड़ा थोड़ा करके, अभी 2 या 3% वोट बढ़े कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से हटाया। एक तरीके से देखो, अगर समझो कांग्रेस और कांग्रेस को जो वोट गए वो तो बीजेपी को जाने वाले नहीं थे, बीजेपी को जाने वाले नहीं थे किसी भी तरीके से। तो वो अगर कांग्रेस के पास नहीं जाते तो आम आदमी पार्टी को ही मिलते। तो इसलिए जो स्ट्रेटेजी वहां थी, अब आज दिल्ली में आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस अपनी ताकत जमा करेगी। बिल्कुल वही तो है पिछले 30 साल से कम, जब से लालू की पहली सरकार, बीजेपी ने सपोर्ट विड्रॉ करने के बाद कांग्रेस ने बचाई थी, उसके बाद तो अपना बबुआ करके ही संभाला है कांग्रेस को लल्लू ने। अब ये बात है कि जब तक कांग्रेस की लीडरशिप खड़ी नहीं होगी तब तक कांग्रेस का फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन एक है, अगर आरजेडी तेजस्वी संभाल नहीं पाते तो वहां बैठे हुए पिछड़े हो, दलित हो या मुस्लिम हो, ये वोटर आहिस्ता आहिस्ता अल्टरनेटिव ढूंढेगा, वो बीजेपी का खिलाफ होगा, वो कांग्रेस के साथ जाएगा।
तो पहली स्ट्रैटेजी है कि इनको वीक करो। आपको याद होगा कि पिछले तेलंगाना चुनाव के बाद मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा था कि जो कुछ रेवंत रेड्डी ने किया है, कांग्रेस ने किया है तेलंगाना में, वो बात साफ है कि वहां की रीजनल पार्टी जो थी टीआरएस या बीआरएस, उसको लंगड़ा किया, उसकी सत्ता निकल गई, वो अब लूली लंगड़ी हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो उसके कुछ टुकड़े कांग्रेस के पास जाएंगे तो कुछ टुकड़े बीजेपी के पास भी आएंगे। अगले चुनाव तक बीजेपी भी तगड़ी हो जाएगी। पहली कांग्रेस वीक होने जाएगी, पहले रीजनल पार्टी वीक होगी तो नेशनल पार्टी के लिए बढ़ने की जगह मिलती है। तो इसलिए स्ट्रेटेजी साफ है, आरजेडी को लंगड़ा करना है, बीजेपी को हराना नहीं है। हाँ, उसमें अगर नीतीश भी लंगड़ा हो जाए तो चलेगा, क्योंकि वो भी रीजनल पार्टी है। तो स्ट्रेटेजी अगर आप देख रहे हो तो मुझे लगता है कि बिहार के बाद, दिल्ली के बाद उन्होंने तय किया है कि इनके साथ रहने का और उनको ही वीक करने का, दुबला करने का, और उसका फायदा आगे चलकर उनको मिल सकता है। क्योंकि पिछले 20-25 साल में हम देखे राजनीति तो क्या हुआ है, जो 84 के बाद बीजेपी ने स्ट्रेटेजिकली ये तय किया था कि पूरे देश में जो एंटी कांग्रेस वोट है, जो 77 में एकजुट हुआ था और जनता पार्टी के साथ रहा था, तो 77 की जो जनता पार्टी की लीगेसी है, वो अगर भारतीय जनता पार्टी बनकर हम हासिल कर ले तो हम नेशनल पार्टी बन सकते हैं। हमको कांग्रेस की जगह लेनी है। इस ढंग से बीजेपी आगे चलती गई और जैसे जैसे अलग टुकड़े जो बीजेपी के थे, जनता पार्टी के थे, वो कांग्रेस को साथ लेकर अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करते रहे, वैसे वैसे उन पार्टियों का एंटी कांग्रेस वोट था वो बीजेपी की तरफ पोलराइज होते गया। इसीलिए तो बीजेपी 12-13% लेकर आज 37-38% तक पहुंची है। वो पूरा का पूरा एंटी कांग्रेस वोट है और ये पार्टियां सरवाइव हुई है तो कांग्रेस को नोच नोच कर हुई है। अब देखो चुनाव के पूरे नतीजे पिछले 30 साल के, आप उसका स्टडी करो, आपको पता चलेगा कि नेचुरली और ट्रेडिशनली जो एंटी कांग्रेस पार्टियां थी उनके वोट बीजेपी में पोलराइज होकर बढ़ते गए। और ये पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां बनकर उभरी है, वो बेसिकली उनकी आइडियोलॉजी एंटी कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस को नोच नोच कर एंटी बीजेपी वोट लेकर वो पार्टियां बनी है। तो कांग्रेस में अभी ममता बनर्जी क्या है, रीजनल पार्टी होगी लेकिन ओरिजिनली कांग्रेस पार्टी है ना। जगन मोहन की पार्टी क्या है, शरद पवार की पार्टी क्या है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के वोट आज कांग्रेस और मिलकर कहां गए। तो एंटी कांग्रेस वोट सीपीएम के थे, वो बंगाल में सीपीएम के वोट भी बीजेपी में आ गए। तो स्ट्रेटेजी साफ है कि जिन्होंने कांग्रेस को नोच कर अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई है उनको खत्म करो, तो वो एंटी बीजेपी वोट है वो वापस कांग्रेस के पास आएगा। मैंने उस पर मराठी में वीडियो भी बनाया कि राहुल गांधी वेड़ा बनकर पेड़ा खा रहा है। वो दिखा दे रहा है कि हमको साथ रहना है, लेकिन ये गठबंधन कैसे चरमरा है और जो लालू ब्रांड है वो बिहार में पूरा खत्म हो जाए, ये स्ट्रेटेजी। भाव ओंकार जी, ये जो भाव कह रहे हैं इसमें तो बड़ा समय लगेगा, ये आसानी से थोड़ी होगा। और राहुल गांधी जो है राहुल गांधी ने 50 साल का समय डिक्लेयर किया ना गुजरात में। तो कह रहे हैं 2029 में बने। जल्दबाजी आप कर रहे हैं, राहुल गांधी को जल्दबाजी नहीं है। अच्छा ओंकार जी देखिए राहुल पुराण हम लोग इतनी बाँच चुके हैं और लेकिन उसमें हर बार कोई ना कोई नई चीज आ जाती है। कई बार सही सब्जी आप बनाओ, उसमें छौंक अलग अलग लगाओ तो अलग अलग स्वाद आता है ना। कई बार क्या होता है कि हमारे कमेंट बॉक्स में एक मिनट, ये सब्जी नहीं है राहुल गांधी के है, वो पबजी है।
पबजी। हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के लोग कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग, इसका जिक्र करना बंद कर दो, ये खत्म हो जाएगा। खत्म तो खैर क्या होगा, उनके सब चाहने ऐसा वाले। बोला ना पबजी है, तो थोड़ा तो एंटरटेनमेंट भी चाहिए ना। हाँ सही। देखिए, ये जितनी उछल कूद यहाँ बिहार में कर रहे हैं ना, CWC की बैठक बुलाना और 16 दिन यहाँ लगाना, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत 10 से 20% बना हुआ है, कई राज्यों में बना हुआ है। अगर वहां पर थोड़ी ताकत लगाए ना ये, तो इनकी वापसी की संभावना बनेगी वहां पर। लेकिन उसके लिए कई स्तर पर काम करना होता है संजय जी। जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी की सफलता का हम अध्ययन कर लें, डीपली अध्ययन कर लें कि ये लोग काम कैसे करते हैं, ये अलग अलग राज्य और राज्यों में भी अलग अलग क्षेत्रों, उनके लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, वहां जमीन पर जाकर के मुद्दों की पहचान कैसे करते हैं, उन मुद्दों को एड्रेस कैसे करते हैं, और अगर विपक्ष में है तो वहां पर जो लोकल लीडरशिप है उसको किस तरह सक्रिय किया जाता है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये पार्टी है, ये वर्कर हैं इस पार्टी के जो हमारे लिए संघर्ष करने को तैयार है, लाठी भी खाने को तैयार है। वो तो कल्चर खत्म हो चुकी, बल्कि कल्चर कभी थी नहीं कांग्रेस में। ये तो एक्चुअल में शुरू से ही इतने फेक हैं। जो व्यक्ति, जो स्वाधीनता सेनानी 2 आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था, और वो भी कहां, काला पानी की सजा, उसको तो ये गालियां देते हैं। और जो नेहरू और गांधी आलीशान बंगलों में कैद किए गए थे, जहां स्विमिंग पूल से लेकर के टेलीफोन और तमाम सुविधाएं उपलब्ध थी, और सोने के लिए बिस्तर भी थे, गद्दे भी थे, उनको ये महान बताते हैं। उनके बारे में गीत लिखे गए हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ताल। तो शुरू से ही नैरेटिव इतना खराब चलाया गया है कि एक्चुअल में जिन्होंने अपना खून पसीना किया, जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिए, जो फांसी के फंदों पर झूल गए, जो अंग्रेजों की गोली के शिकार हुए, उनको बिसरा दिया गया, उनको भुला दिया गया, उनको याद भी नहीं किया गया। उनको दुष्ट इतिहासकारों ने किसी अध्याय में जगह भी नहीं दी, और दी तो गलत तरीके से दी। और अभी भी देखिए कितना फेक नैरेटिव चला करके ये काम करने वाली सरकार और काम करने वाले प्रधानमंत्री की छवि को बर्बाद करने पर आमादा रहते हैं। तो भाई इस तरीके से आप कहीं नहीं पहुंच सकते। बिहार में आप CWC कर लीजिए, बल्कि फुल फ्लैश अधिवेशन बुला लीजिए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वहां आप मृत प्राय हैं। उत्तर प्रदेश में आप मृत प्राय हैं। हाँ, रायबरेली की जनता है, अमेठी की जनता है, कुछ और जगह आपके डेडिकेटेड सपोर्टर होंगे जो लगातार फिरोज गांधी से लेकर के इंदिरा गांधी तक, और फिर संजय गांधी और राजीव गांधी और आपकी अम्मा जी को जिताते आ रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमारे इलाके में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी रही, एक छपरोली जहां से चौधरी चरण सिंह MLA बनते थे, और बाद में बागपत जहां से MP बनते थे। तो ऐसे ही बस ये 2 सीटें बच गई हैं इनके पास पूरे उत्तर प्रदेश में। हर तरह के प्रयोग आपने करके देख लिए, लेकिन बात यह है कि एक तो वर्कर को और नेताओं को जब तक आप सम्मान नहीं देंगे, जब तक आप उनको काम नहीं सौंपेंगे, अधिकार नहीं सौंपेंगे, पावर नहीं देंगे, और जब तक जो
सामने आपके एक सफलतम स्टोरी है ना। 2013-14 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो तो करिश्मा है ना। वो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए और हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के लिए एक शोध का विषय है और सामने है आपकी, लेकिन आप सीखने को तैयार नहीं, बल्कि आप उनको गालियां बक रहे हैं। आप रोज नए झूठ बोलते हैं, वोट चोरी हो गया जी, ईवीएम में ये हो गया, मैच फिक्सिंग चल रही है जी। यानी आप सच का सामना भी करने को तैयार नहीं है, और जो कामयाबी की पटकथा है उसको पढ़ने को भी तैयार नहीं है, उस पर अमल करने को तैयार भी नहीं है। तो कुछ नहीं होने वाला है, ये कहीं नहीं पहुंचने वाले। ये सच का सामना कौन चलाता है? सामना तो मुझे पता है, सच का सामना भी संजय राउत चलाते हैं क्या? आपने कहा ना राहुल गांधी सच का सामना कर रहे हैं। सच्चाई करके एक कॉलम था, हैं? वो शुरू में सामना में कॉलम लिखते थे, उसका नाम सच्चाई था। तो अब वो खुद ही सच्चाई भूल गए। एक बात होती है कि कोई भी कुछ भी हो, आपको मेहनत तो करनी है, कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बस इनकी तकलीफ ये है कि ये सब करना है। तो देखो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, मुझे स्टोरी बताने की बहुत आदत है। दो आलसी एक बेर के पेड़ के नीचे पड़े थे, एक बेर गिर गया दोनों के बीच में। एक दूसरे को बोलता है, यार बेर तो गिरा है, पका हुआ लगता है, तो खाने का सोच रहा हो, जरा धक्का मारकर यहां ढकेल सकता है क्या? तो दूसरा बोला, क्या बोल रहा है, मुझे बहुत कंटाला आया है, ये आधा घंटे से गधा मेरा गाल चाट रहा है, मैं उसको नहीं ढकेल पाया तो बेर क्या ढकेलूंगा। तो ऐसे अगर आपके कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस में है तो मुझे बताइए पार्टी कैसे खड़ी होगी। आप पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग ले लो या और कुछ भी करो, पदयात्रा निकालो, वो कुछ होने वाला नहीं। क्योंकि ये घर घर में, अरे 3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए, मुझे जो पता है कि आरएसएस के लोग गांव गांव तक पहुंचे। आप वीडियोस देखो, जहां एक गांव की महिला जो अपना जो पल्लू है वो उठाकर कैमरे के सामने खड़ी नहीं हो पाती, वो भी हमें क्या मिला है, ये रटे रटाई बात बोले, उस ढंग से बोल रही है, उसका मतलब क्या है? किसने उसको पढ़ाया गांव में जाकर? क्या योजनाएं नीतीश की है, क्या योजनाएं मोदी की है, क्या योजनाएं बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट की है, उसकी पूरी फेहरिस्त लेकर एक एक गांव में जाकर चौपाल पर 10 लोगों को तुझे कहाँ पानी भरा जाता है वहां जाकर लोगों को समझाने का काम पिछले 2-2.5 महीने से पहले 3 महीने शुरू हो गया। वो सीट बंटवारे तक वो काम नहीं रुकता। तो जो कुछ यूट्यूबर बनाते हैं वो जाकर देखो, आप गांव की खेडूत महिला है, वो जिस ढंग से कौन सी योजना, क्या मिला, क्या मिल सकता है, क्या मिलने वाला है, और मोदी ने दिया है या नीतीश ने दिया है, इस पर जब बोलते हैं तो वो समझना जरूरी होता है। ना कि आपका कौन वो अजीत अंजुम वगैरह जाएगा और हाँ क्या मिला है, क्यों मोदी चाहिए, अगर वो सही जवाब देने लगे ठीक है और दूसरे को रोकेगा। ऐसे यूट्यूबर जो है वो छोड़ दो। लेकिन देहात में जाकर जो महिला अपना जो पल्लू है वो उठाती भी नहीं है और बोलती है, वो क्या बोलती है सुनो तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी ने मीटिंग ली कि नहीं, अमित शाह पटना आए कि नहीं, उससे मतलब नहीं है, काम शुरू हो गया। और काम किसके लिए शुरू हो गया पता नहीं, कि ये सीट बीजेपी के वो हिस्से में आएगी या चिराग के हिस्से में जाएगी या नीतीश के हिस्से में जाएगी, नहीं, ये जगह एनडीए को जीतनी है। इस ढंग से अगर आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं जिसका पता किसी मीडिया में नहीं है,
तो ओपिनियन पोल निकालते रहो, उसमें क्या निकला। अब सबसे बड़ी बात होगी, मैं बोल रहा हूं आपको कि ओपिनियन पोल कहां फंसेंगे। कुछ 65 से ज्यादा लाख, 65 लाख से ज्यादा अगर वोट काटे गए, नाम काटे गए, तो इनका ही चिल्लाना ना था, हमारे थे हमारे थे। समझो उसमें 20 लाख सचमुच मरे हुए, तो कम से कम 45-40 लाख तो है जिसके लिए रो रहे। अगर 40 लाख वोट अगर इंडी अलायंस से घट जाते तो परिणाम क्या होगा मालूम है आपको? ये दूसरा महाराष्ट्र होने जा रहा है बिहार में। मैं आज बोल रहा हूं, पिछले आपके पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि मेरा आंकड़ा 150 है और शायद बढ़ सकता है। तो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण 60 लाख से ज्यादा जो नाम काटे गए, और इसमें इनका रोना धोना है कि इनके बोगस वोट उसमें थे, तो शायद 150 से आगे चला जाएगा, 170 180 तक जाएगा। महाराष्ट्र होने जा रहा है, ये समझ बैठो। बहुत सबसे बड़ी बात ये है, मैं जो नोट करता हूं, ये राहुल गांधी हो या दूसरे नेता हो, अलग अलग जो अपना बेस हो रहे हैं, जो विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं इस समय, ये जब लोगों के बीच में जाते भी हैं ना दिखावे के लिए, और 10 कैमरा पर्सन को साथ लेकर के जाते हैं, अलग अलग एंगल से वीडियोग्राफी कराते हैं, ये वहां जाकर के उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं। ये नहीं है कि उनसे बात करें, बैठ करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। इनको लगता है कि हम तो बहुत बड़े लीडर हैं, हमें ज्ञान लेने की जरूरत क्या है, हमें फीडबैक तो लेने की ने जरूरत बताया है ना। हाँ, तो ये सबसे बड़ा संकट है इनका, यही सबसे बड़ा संकट है। ये कभी सफल नहीं हो सकते। अब आप हेलीकॉप्टर में लद करके जाएंगे, वहां उतरेंगे, आपके कुछ चापलूस मंडली के लोग जो हैं आपके जयकारे लगाएंगे, माला वाला डालेंगे, फिर आप सीधे मंच पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, बाकी लोगों का भाषण भी नहीं सुनेंगे बैठ करके, जो लोकल लीडरशिप है उनकी वो क्या कह रहे हैं ये भी इनकी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये तो हाई कमांड है, इनको तो सब पता है, सर्वज्ञ हैं ये तो सीधे माइक पर जाएंगे, भाषण देंगे, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको। ये क्या तरीका होता है भाषण देने का? आप बता रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक से आप उनको समझने की कोशिश नहीं करते ना। अब वो अगर ट्रंप ने मोदी को फोन लगाया और बोला नरेंद्र सरेंडर, ये अगर उनको पता चलता है तो एक गांव में जाकर लोग क्या सोचते हैं वो अपने दिल्ली में बैठकर समझ सकते हैं, अंटार्कटिका में बैठकर भी उनको समझ सकता है कि बिहार के किसी गांव में आदमी क्या सोचता है, उसकी इच्छा क्या है, और वो इच्छा पूरी भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका ब्रह्मांड अलग है, हमारा ब्रह्मांड अलग है। ये इनका दुर्दैव है कि उनको हमारे ब्रह्मांड में आकर चुनाव लड़ना पड़ता है, वरना तो वो हर चुनाव जीत जाते हैं ना। वो कहाँ हारे है? नैतिकता का एक अलग ब्रह्मांड है, उसमें राहुल गांधी हर चुनाव जीते। और चाहिए तो सब इकोसिस्टम के जो जर्नलिस्ट है उनके रिपोर्ट पढ़ो आप हमेशा। और मैं तो मानता हूं कि पशुपतिनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने वहां मन्नत मांगी कि भाई राहुल गांधी की हमेशा नैतिक विजय हो, हमारी व्यवहारिक विजय हो, और वो पूरी हो रही है। तो आप राहुल गांधी की समझने की कोशिश करो कि उनका ज्ञान कहां से आता है। मुझे वो घटना कभी नहीं भूलती जब ये सदन में खड़े होकर के कह रहे थे कि जब मैं आया तो राजनाथ जी ने मुस्कुरा करके मुझको नमस्कार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे नमस्कार नहीं किया। नहीं जी, बिल्कुल। आप कल्पना करिए, इतनी बड़ी गलती कर दी। आप कल्पना करिए कि कौन से घोड़े पर सवार रहते हैं ये। वो जो उड़ता घोड़ा है जो आज तक पैदा नहीं हुआ, उस पर बैठे रहते हो। तो ये वहीं रहेंगे, उसी घोड़े पर रहेंगे, नीचे नहीं आ पाएंगे कभी।
नहीं वो चलता रहे, वो खुश रहे ना, हम दुआ मांगते हैं ना। इसलिए मैंने बोला मोदी जी ने मन्नत मांगी है कि भाई राहुल गांधी की हमेशा नैतिक विजय हो, मॉरल विक्ट्री मोदी की है, अपना क्या बोलते हैं राहुल गांधी की है। और वो सिर्फ जो एसी में बैठे हुए एडिटर्स वगैरह उनको दिखाई देते, हम तो मरते लोग हैं ना, जन्म लेते हैं मरते हैं, हम कहाँ उतने सर्वज्ञानी है। जो संपादक एंकर होते हैं वो भी ज्ञानी होते हैं, उनको राहुल गांधी कैसे मॉरली विक्ट्री उन्होंने हासिल की है वो दिखाई देता है, हमें नहीं दिखाई देता। हमारे तो आंख वगैरह चमड़े की मांस की है, दिव्य चक्षु उनके पास है। दिव्य मोदी की मन की बात होती है, इनके चित्त चक्षु होते हैं, उनके चित्त चक्षु होते हैं जो हमारे पास है नहीं। तो हमें ये दिखाई कैसे देगा या समझेगा कैसे। और दूसरी बात होती है ना, हमारे मराठी में एक कहावत है, मानला तो देव, यानी अगर मानोगे तो देव भगवान है, वरना तो पत्थर है। तो राहुल गांधी हम जैसे को पत्थर समझते हैं, वो खुद तो भगवान है। लेकिन मोदी जी मानते हैं कि वो खुद पत्थर है और विपक्ष उनको तराश रहा है। देखो एक पत्थर होता है, उससे मूर्ति निकलती है तो वो तराशनी पड़ती है, उसकी बहुत सारी यातनाएं होती है। वो अगर पत्थर सह लेता है तो वो भगवान बन जाता है। तो मोदी तकरार नहीं करते ना, मोदी सह लेते हैं, जितनी आप निंदा करो वो सह लेते हैं, क्योंकि उनको भगवान बनना है। और राहुल गांधी बहुत कीमती पत्थर है, लेकिन वो पत्थर रहना चाहते, वो हीरा तक नहीं बनना चाहते, न पहलू निकालने देते हैं। कोई अगर नजदीक आए कि भाई यहां हिस्सा निकालेंगे ना तो एक अच्छा पहलू निकल आएगा, तो नो 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 नो, तुम सिर्फ सुनो, बात मत करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो आपको कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है। पहले वो क्या बोलते हैं न्यूरो सर्जन वगैरह उनके पास भेजते, जरा उनका सोनोग्राफी क्या करना है करो, स्कैन करो, दिमाग अंदर है या नहीं देखो, अगर नहीं है तो हाँ चलो इसको युवा से का अध्यक्ष बनाओ, उसको मीडिया का अध्यक्ष बनाओ। पहले चेक करते, दिमाग नहीं होना चाहिए। फिर उसका नाम कोई अल्लाह बरू होगा, कोई किशन कन्हैया होगा, वो बात अलग है, नाम अलग अलग होंगे, लेकिन खोपड़ी खाली होनी चाहिए, खोपड़ी खाली होनी चाहिए। थोड़ा भी दिमाग होगा तो गए आप काम से, गए आप काम से। तो चलिए भाव आइए। 75 साल की उम्र में भी नरेंद्र मोदी रोजाना हम देखते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी कार्यक्रम में होते हैं, और कभी कभी तो 3-3 राज्यों में कार्यक्रम लगवा करके एक दिन में 3-3 कार्यक्रम निपटाते हैं। तो वो लेकिन कामदार है, कामदार की कहाँ आप नामदार से तुलना करने लगे। और इनके बारे में सुनते हैं संजय दीक्षित जी से कि ये फिर कहीं टूर पर निकल रहे हैं। अरे ससुराल जा रहे हैं, ससुराल तो जाने का हक सभी को है, ऐसी क्या बात। नहीं वो भी काम होता है ना, आप समझ रहे, वो काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है। देश चलाना वगैरह बिल्कुल छोटी बात होती है, टाइम पास होता है। आपका और उनका जो डिक्शनरी है वो अलग है, उनके लिए वो खेल है, टाइम पास है। आते बीच में थोड़ा टाइम पास कर लो, चलो इधर भाषण कर लेते, थोड़ा मोदी को गाली देते, थोड़ा ट्रम्प का नाम लेते, तो वो बात अलग होती है। देखो एक बात है कि चाट बनाओ या और कोई दाल बनाओ, तो उसमें एक बात होती है ना, थोड़ा नमक होता है। तो मैं मानता हूं कि राहुल गांधी हमारे लिए, हम जैसे जो चर्चा करने वाले, डिबेट करने वाले, उनके लिए नमक है। अगर नहीं होगा तो फीका हो जाएगा, तो राहुल गांधी जरूरी होते हैं। जरूरी है। चलिए इसी बात पे अब तो आज की इसलिए चर्चा हम को जो लोग तकरार करते हैं कि भाई क्यों उस पर बात करते हो, तो हम नमक हराम नहीं है इसलिए करते तो इसी बात पे यही चर्चा अब आज की समाप्त करते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को, ओंकार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हैं।
है।